प्रिय बच्चों, आपका मातृभूमि क्लासेज में पुनः स्वागत है। जैसा कि हम उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कंटेंट आपको लगातार प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अवेलेबल कराते रहे हैं, आगे ये क्रम जारी रहेगा। थोड़ा सा हम अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। प्रश्नोत्तरी के साथ ही साथ कंटेंट को चैप्टर वाइज हम आपको अवेलेबल कराएंगे और आप निसंदेह विश्वास के साथ आप बने रहिए। यूपी से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि 90-95% वो हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए कंटेंट से जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ मैं इधर आपको पॉलिटी से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, ज्योग्राफी संबंधित उसको भी छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके 17-18 दिन में जो आपकी तैयारी है, उस रणनीति के हिसाब से हम आपको कंटेंट अवेलेबल कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि जीएस में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन आपका हो। जो उम्मीद, जो भरोसा आप लोगों ने लंबे टाइम से हमारे ऊपर बना के रखा था, जैसा कि हमने 2013 में अपने इसी धनघटा बाग में 78 बच्चों को यूपीपी में सिलेक्शन दिलवाया था, उस भरोसे पे आगे बढ़ते हुए हम पुनः आप लोगों के साथ रात दिन मेहनत करके इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करके अपने मंजिल को प्राप्त करें। यहाँ पे कुछ रणनीति भी आपको चेंज करनी होगी और रणनीति आपको ये चेंज करनी होगी कि इधर डेली आपको 3 से 4 दिवस रखना होगा, 3 से 4 आपको अंतरराष्ट्रीय संगठनों को तैयार करना होगा। तो 3 से 4 आपको दिवस मुद्राएं, 3-4 आपको डेली मुद्रा देखनी होगी, 3-4 राजधानी आपको देखनी होगी। इसी प्रकार से आप कोई भी गाइड अपने पास रखे होंगे, उसमें कुछ विविध वाला पोर्शन होता है। उस विविध में भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इन चीजों से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अपने में ऑफलाइन क्लास में मैं बच्चों को ट्रिक करके अवेलेबल करा करके उसकी व्याख्या करके मैं बता रहा हूं, जिसको मैं ऑनलाइन क्लासेज में अवेलेबल नहीं करा पा रहा हूं। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन आप ऐसा करके इंपॉर्टेंट देख करके आप उसको तैयार कर लीजिएगा और बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं पड़ोसी देशों के साथ संबंध, मानवाधिकार, राजस्व व्यवस्था, करंट, ये सारी चीजें मैं इतने दिन में कवर करके और आपको इतना बेहतर अवेलेबल कराऊंगा कि आने वाली परीक्षाओं में, आप यूपीपी की परीक्षा में, एसआई की परीक्षा में आपको कोई तकलीफें नहीं होंगी। इस विश्वास के साथ आप बने रहिए। और आज मैं यहां पे तो मैंने हेडिंग डाल दिया, उत्तर प्रदेश स्पेशल लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आज इस क्लास के साथ ही साथ हम यूपी स्पेशल के साथ साथ करंट के भी कंटेंट आज से आपको अवेलेबल कराना शुरू किए हैं और आप नो डाउट पूरे भरोसे के साथ बने रहिएगा और पूरे कंटेंट को आप देखते रहिएगा। करंट में आपके नए के बराबर छूटेंगे, मैक्सिमम हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहां पर स्क्रीन पे हमारा क्वेश्चन है, जौनपुर के बारे में सत्य नहीं है। बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमने इस चीज को ध्यान रखा, बड़ी मेहनत के बाद, काफी मेहनत के बाद मैं इस चीज को, कंटेंट को मैं सब कलेक्ट किया हूं और इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे इसमें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तो कई बार लगता है कि हिस्ट्री से पूछ रहा है, लेकिन ये यूपी स्पेशल होता है। जो यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में आपसे जानने की कोशिश करता है, तो मैं इसमें से मैं काफी कुछ कलेक्ट करके आपको बताने की कोशिश किया हूं। जैसे जौनपुर के बारे में आपसे क्या पूछता है, जौनपुर के बारे में आपसे अपेक्षा क्या करता है, वो क्या जानना चाहता, क्या आपसे जान सकता है, इन चीजों को हम ध्यान देंगे। तो जौनपुर के बारे में सत्य नहीं है, तो ध्यान दीजिए, यहां पे है, इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। यह बिल्कुल सही है, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है और पूर्व का सिराज इसलिए कहा जाता है कि जौनपुर एक शिक्षा का केंद्र था और सिराज भी शिक्षा का केंद्र था, इसलिए जौनपुर की तुलना सिराज से की जाती है। आगे है, इस वंश का संस्थापक मलिक उस सर्क था। बिल्कुल सही है, जब दिल्ली सल्तनत में नसरुद्दीन महमूद का शासन था और उसी समय मलिक उस सर्क ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया और उस वंश को सर्की वंश के नाम से जाना जाता है। अगला है, अटाला मस्जिद यहीं पर है जी। कई बार ये भी पूछा है कि अटाला मस्जिद कहीं पर, कहां पर है, तो अटाला मस्जिद आपके जौनपुर में ही है। और इस वंश का एक शासक हुआ इब्राहिम, उस इब्राहिम ने ही अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे है, जौनपुर में विंध्यवासिनी मंदिर है जी। नहीं, यही आपका गलत है, ये गलत है। जौनपुर में विंध्यवासिनी मंदिर नहीं है बच्चों, जौनपुर में चौकिया की माता शीतला मंदिर है।
ये विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। तो इस प्रश्न का उत्तर जौनपुर में विंध्यवासिनी मंदिर नहीं है। तो मैं यहां पे देखिए जौनपुर के बारे में जो आपसे पूछता है मैं उसको लाने की कोशिश किया हूं कि पूरब का सिराज किसे कहते हैं, जौनपुर की स्थापना किसने किया था, मैं पीछे बता चुका हूं कि फिरोज तुगलक ने किया था। फिर पूछता है कटाला मस्जिद कहां पर है, जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना किसने किया था, तो आप देख लीजिए कि यहां पे मिला हो मलिक सर्क ने किया था। पूरब का सिराज इसे ही कहते, अटाला मस्जिद यहीं पर है। यहां देखिए गलती से अठाला हो गया है लेकिन ये अटाला मस्जिद है। और जौनपुर में शीतला माता का मंदिर है वह भी मैं बताने की कोशिश किया हूं। और विंध्यवासिनी मंदिर ये आपका मिर्जापुर में है। नेक्स्ट है अवध के बारे में सही नहीं है। अभी मैं आपको जौनपुर के बारे में बता रहा था, अब हमें अवध के बारे में देखना, अवध से जुड़ा हुआ क्या क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो यहां देखेंगे अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां था, बिल्कुल सही है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय में सआदत खां ने अवध राज्य की स्थापना किया था। तो अवध में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था, सआदत खां ने किया था। अवध की राजधानी पहले फैजाबाद थी, बिल्कुल सही थी। सआदत खां ने जब अवध राज्य की स्थापना किया, अवध राज्य की स्थापना मींस कि अवध में एक स्वतंत्र शासक के रूप में जब काम करना शुरू किया तो उसने अपनी राजधानी पहले फैजाबाद बनाई थी, बाद में यह राजधानी लखनऊ हो गई। यहां देखिए मिसप्रिंट है, क्षमा चाहेंगे, इसको आप लखनऊ पढ़ेंगे। तो लखनऊ स्थानांतरित की गई और यह लखनऊ राजधानी आसफुद्दौला ने, इस वंश का एक शासक था आसफुद्दौला, उसने फैजाबाद से अवध राज्य की राजधानी लखनऊ स्थापित की। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था, बिल्कुल सही है। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसी के टाइम में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया। तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाही था। इमामबाड़ा व रूमी दरवाजे का निर्माण तथा लखनऊ राजधानी सआदत खां ने बनवाया था। बच्चों में यहां मैसेज देने की कोशिश किया हूं, प्रश्न तो इसका उत्तर यही सही है कि यह गलत है, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा कि इमामबाड़ा, ध्यान रखिएगा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा तथा लखनऊ राजधानी सआदत खां ने नहीं, आसफ उद दौला ने बनवाया था। लखनऊ का रूमी दरवाजा इमामबाड़ा आसफ उद दौला ने बनवाया था। और यह भी ध्यान रखिएगा कि अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले जाने का काम इसी आसफुद्दौला ने ही किया था। ये वही रूमी दरवाजा है जिससे उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, जिसमें तीर धनुष और 2 मछलियां हैं, इसी रूमी दरवाजे से ली गई हैं। तो मैं ये गलत होने के बावजूद भी मैं इसमें मैसेज देने की कोशिश किया हूं कि ये इमामबाड़ा जो लखनऊ में है, रूमी दरवाजा जो लखनऊ में है, इसका निर्माण किसने करवाया था, सआदत खां ने तो नहीं करवाया था, लेकिन इसी वंश का आसफुद्दौला ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में काकोरी कांड के बारे में सही नहीं है। यहां भी मिसप्रिंट है। यहां एक क्या है, निम्न में क्या काकोरी कांड के बारे में सही नहीं है। मेरे बच्चों, काकोरी कांड जो एक ऐतिहासिक घटना है और यह घटना चूंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं काकोरी से जुड़ी हुई आपके जरूरत के सारे कंटेंट को यहां बताने की कोशिश किया हूं कि यह घटना 1925 में शाहजहांपुर से लखनऊ एक डाउन ट्रेन में घटित हुई थी। बिल्कुल हमारे देश के क्रांतिकारी नेता जिसमें चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी जी, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, इन लोगों ने मिलकर के एक योजना बनाई कि जो आपके शाहजहांपुर से लखनऊ एक डाउन ट्रेन आने वाली है, उस ट्रेन के जिसमें सरकारी खजाना है उसको लूटा जाएगा और लूट करके हम लोग क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। और इसलिए इन लोगों ने योजना बनाई और यहां आपके शाहजहांपुर से जो लखनऊ ट्रेन आ रही थी, वापस आ रही थी एक डाउन ट्रेन, उसमें इन लोगों ने डकैती डाली और जिसमें इस घटना का भंडाफोड़ हो गया। और आगे है, इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी व रोशन सिंह को फांसी दी गई। बिल्कुल सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। और उत्तर पूछ रहा क्या नहीं सही। मेरे बच्चों, मैं क्षमा के साथ, मैं क्षमा मांगते हुए एक बात कहना चाहता हूं। पिछली क्लास में एक जिह्वा मेरी स्लिप कर गई थी, मुझसे गलती हो गई थी।
वो जल्दी जल्दी में मुंह से निकल गया था, मैं क्षमा मांगता हूं, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। मैंने इसीलिए मैं इसको फिर से लाया हूं और स्पष्ट करने की कोशिश किया हूं। वह बस जल्दी झटके मेरे मुंह से निकल गया था कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो गोरखपुर में दी गई थी, गोरखपुर में बिछिया जेल में दी गई थी। चूंकि गोरखपुर में बिछिया जेल है, मेरे मुंह से गलती से नैनी निकल गया था। मैं इलाहाबाद भी रहा हूं, काफी टाइम तक रहा हूं, अब बिछिया में ही रह करके मैं वहां बगल में पढ़ाई करता था गोरखपुर में, तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया। इसको क्षमा चाहूंगा, आप करेक्ट कर लेंगे कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर के बिछिया जेल में दी गई थी, नैनी में नहीं दी गई थी। तो यहां पे यह घटना 25 में हुई, यह भी सही है। यह शाहजहांपुर से लखनऊ 8 डाउन ट्रेन में घटित हुई थी, यह भी सही है। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी व रोशन सिंह को फांसी दी गई, यह भी सही है। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई, अशफाकुल्ला को फैजाबाद में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई और रोशन सिंह को फांसी इलाहाबाद में दी गई थी। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और बढ़िया से देख लीजिएगा। इस घटना में चंद्रशेखर आजाद बच गए थे, बिल्कुल सही है। इस घटना में चंद्रशेखर आजाद भी इन्वॉल्व थे, लेकिन वो बच गए थे। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस गीत के रचनाकार कौन थे? इस गीत के रचनाकार कोई और नहीं, हमारे महान क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, अशफाकुल्ला खां नहीं थे। तो मैं सारी चीजों को डालने की कोशिश की, नाम केवल बदल दिया हूं जिससे यह बात आ जाए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बात, ये जो गीत है, ये किसने लिखा था? ये अशफाकुल्ला खां ने नहीं लिखा था, राम प्रसाद बिस्मिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध प्रांत को अंग्रेजों ने कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? मेरे बच्चों, अवध प्रांत को अंग्रेजों ने, मतलब कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 1856 में उसने ये बताया कि अवध में कुशासन हो गया है, वाजिद अली शाह शासन चलाने में अक्षम हो गए हैं, इसलिए यह आरोप लगा करके उसने अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के बारे में सही नहीं है। मेरे बच्चों में यह भी बताने की कोशिश किया हूं, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उसको इसमें से सम्मिलित करने की कोशिश किया है कि उसको सम्मिलित करके बता दें। ये आपका इतिहास का प्रश्न, यह भी सही है। मैं यूपी का इतिहास बता रहा हूं, यह भी सही है। और आप देख रहे हैं कि सर अचानक धर्म में घुस गए, बौद्धिज्म की बात करने लगे, लेकिन मैं इस पूरे बौद्धिज्म में यूपी की बात कर रहा हूं और यहां मैं बताने कोशिश कर रहा हूं कि महात्मा बुद्ध के बारे में क्या सही नहीं है। पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया, बिल्कुल सही है। यहां आप देखिएगा मैं क्या कहना चाहा हूं, यहां मैं ये बताया हूं कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जो उनको बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उनको बोधि प्राप्त हुआ, संबोधि प्राप्त हुआ, अपने से प्राप्त ज्ञान को उन्होंने पहली बार पब्लिक के सामने कब शेयर किया, कब अपना उपदेश दिया, कहां दिया? तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और बौद्ध धर्म में उनके पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आगे है, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, बिल्कुल। बौद्ध धर्म में मुक्ति को, मोक्ष को, लिबरेशन को, इस दुनिया से जाना फिर कभी नहीं आना, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। और महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, यह भी सही है। तो कुशीनगर में मृत्यु हुई, यह भी सही है। और महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आगे है, सबसे ज्यादा उपदेश कौशल में दिया, बिल्कुल। महात्मा बुद्ध जी सबसे ज्यादा टाइम कौशल राज्य में रहे। कौशल, उनके समकालीन राजा प्रसेनजीत वहां के थे, उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश वहीं पर दिया और वहीं रहते हुए इन्होंने अंगुलीमाल डाकू को भी प्रशिक्षित किया था। आगे, ज्ञान प्राप्त को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, गलत तो यही है।
लेकिन यहां भी मैसेज आपको पास किया गया है, और मैसेज ये है कि ज्ञान प्राप्ति को महाभिनिष्क्रमण नहीं कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जब 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिए, अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा को, अपने बच्चे राहुल को छोड़ करके जब गृह त्याग कर दिए, तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो यहां ज्ञान प्राप्ति को महाभिनिष्क्रमण नहीं कहा जाता है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति को बोधि और संबोधि कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म का निर्वाण महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण है, इनका बौद्ध धर्म का जो निर्वाण है ज्ञान प्राप्ति है, और जबकि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। खैर, यहां का जो बात है, यहां का जो प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ये गलत है। ज्ञान प्राप्ति को बोधि और संबोधि कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस क्रांतिकारी को शेर बलिया कहा जाता है? यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट यहां भी हुआ है, ये शेर बलिया आप पढ़ेंगे, आप आशय को समझिएगा, प्रयास को समझिएगा और कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। मेरी इन गलतियों को ध्यान मत दीजिएगा, यह मिसप्रिंट है। उत्तर प्रदेश के किस क्रांतिकारी को शेर बलिया कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मंगल पांडे को, जो 34वीं एनआई रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के एक सिपाही थे, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के मुद्दे पर अपने पुलिस अधिकारी, अपने सैन्य अधिकारी कर्नल बाघ की हत्या कर दी थी, और कारतूस, जो चर्बी वाला कारतूस था, उसके विरोध का एक बिगुल फूका था, इसलिए इनको, मंगल पांडे जी को शेर बलिया कहा जाता है। ये चीतू पांडे यहां गए हैं, तो चीतू पांडे की भी चर्चा थोड़ी कर लें। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो उस दौरान अंग्रेजों की सत्ता कई जगह से लुप्त हो गई, और हमारे भारतीयों ने अंग्रेजों की सत्ता के साथ ही साथ अपनी सरकार स्थापित कर लिया था, जिसको इतिहास की भाषा में समानांतर सरकार कहते हैं। उस समय सतारा में, बलिया में, बंगाल के मिदनापुर में, ये 3 जगह हमारे भारतीयों ने अपनी सरकारें बना ली थी। तो यहां बात आती है यूपी की, तो यूपी में बलिया में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किस व्यक्ति ने अपनी एक स्वतंत्र सरकार बना ली थी? वो चीतू पांडे हैं। नाना साहेब को भी देख लेते हैं, तो यहां तो उत्तर यह है, मंगल पांडे को शेर बलिया कहा जाता है। आपने चीतू पांडे को भी जान लिया, ये 1942 में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर लिए थे बलिया में, समानांतर सरकार, समानांतर माने अंग्रेजों की भी सरकार चल रही थी, साथ में इन्होंने अपनी भी सरकार बना लिया था। नाना साहेब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अब बाजीराव द्वितीय को जब पेंशन देकर के इनको यह स्वीकार करने से मना कर दिया गया कि आप बाजीराव द्वितीय के वैध पुत्र नहीं माने जाएंगे, इनको कानपुर के बगल में बिठूर भेज दिया गया। तो यही नाना साहेब 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे। नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया, तो तात्या तोपे भी वहां इनका साथ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है। यहां भी मैं, क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, कई जगहों पर विद्रोह हुआ, तो हमें जानने की कोशिश की है कि 1857 के विद्रोह में यूपी में क्या स्थितियां थीं। यहां ध्यान दीजिएगा, इस विद्रोह की शुरुआत यूपी से ही हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जब धूल भरी हवाएं चल रही थी। उस गर्मी के वातावरण में मेरठ में चर्बी युक्त कारतूसों को विरोध को लेकर के हमारे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और 10 तारीख को वहां से विद्रोह करके 11 तारीख को दिल्ली पहुंच गए। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को अपना उत्तराधिकारी बना अपने संरक्षिका बन करके उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। फैजाबाद में अहमदुल्ला ने जिहाद की घोषणा कर दिया था। ये जिहाद है, जहाद शब्द यहां दिख रहा है, जिहाद है।
तो ये बिल्कुल सही है। फैजाबाद में अहमदुल्ला ने जिहाद की घोषणा कर दिया था। तो कौन ऐसा था, कहां नेतृत्व कर रहा था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दिया था, 1857 के विद्रोह को एक धर्म युद्ध घोषित कर दिया था? वो थे फैजाबाद में अहमदुल्ला साहब। कानपुर में बहादुर शाह ने नेतृत्व किया, ये गलत है। कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया था, बहादुर शाह ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। और 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह था, इसने दिल्ली में नेतृत्व किया था। इसी को जफर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में, यहां भी मिसप्रिंट है, आप इसको क्या पढ़ेंगे? प्रिंट करते समय बच्चे ने शायद क्या ही लिखा है, लेकिन थोड़ा सा यहां हट गया है तो वन्या दिख रहा है, लेकिन निम्न में क्या एक सही नहीं है? भाव को समझिए, उत्तर प्राप्त करिए। और अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था, बिल्कुल सही है। यहां ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछता है इनका जन्म कहां हुआ था। तो मैंने कई लोगों का मैं जन्म देख रहा हूं, जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति यूपी से मिलेंगे मैं उनके जन्म के बारे में पैनी नजर रखा हूं। तो अबुल फजल का जन्म कहां हुआ था? आगरा में हुआ था। टोडरमल का जन्म कहां हुआ? ये अबुल फजल कौन थे? ये अकबर के दरबार में रहते थे। ये वही अबुल फजल है जिन्होंने अकबरनामा या आईने अकबरी लिखा था। टोडरमल का जन्म कहां हुआ था? सीतापुर में हुआ था। ये टोडरमल कौन है? ये वही टोडरमल हैं जो अकबर के दरबार में रहते थे, अकबर के नवरत्नों में थे, जिन्होंने अकबर की दहसाला पद्धति, भू राजस्व व्यवस्था दहसाला पद्धति को किसने जन्म दिया था? ये टोडरमल ने दिया था। बीरबल का जन्म कहां हुआ था? जालौन के कालपी में हुआ था। यह भी सही है, बीरबल का जन्म जालौन के कालपी में हुआ था, एकदम सही है। यहीं पर वेद व्यास जी का भी जन्म हुआ था। वेदों की रचना करने वाले, पुराणों की रचना करने वाले वेद व्यास जी का भी जन्म ही कालपी में ही हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली में हुआ था। मेरे बच्चों ये गलत है, कुछ दिन पहले यह उत्तर सही हुआ करता था। मैं यहां एक छिपा के कहा हूं कि पहले एटा में ही उनका जन्म हुआ था, लेकिन एटा में से कासगंज एक नया जिला बन गया, और जो पटियाली है जहां उनका जन्म हुआ था, अब पटियाली स्थान एटा में नहीं कासगंज में हो गया। तो अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ था, अब एटा उत्तर सही नहीं है। इसका मतलब इसमें यही गलत है, लेकिन हर गलती में एक मैसेज है कि अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली में नहीं कासगंज के पटियाली में हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक कर प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, राजस्व से जुड़ा प्रश्न है, और हम अब इतिहास से जो जुड़ा हुआ प्रश्न था उससे कुछ प्रश्नों पे चर्चा किए, मैसेज पास किए। आगे हम फिर कल से जुड़ करके कुछ काम करेंगे जो अच्छा बचा रहेगा, लेकिन मैं एक क्वेश्चन वहां पे आकर के राजस्व ग्रहण किया हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व टैक्स कहां से प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे ज्यादा राजस्व, उसकी जेब सबसे ज्यादा भरती है व्यापार और वाणिज्य कर से। इसके बाद उत्पाद शुल्क का नाम आता है, देन स्टाम्प शुल्क का नाम आता है। तो सबसे अधिक उसको कर कहां से प्राप्त होता है? व्यापार वाणिज्य से होता है। देन एक्साइज ड्यूटी, तो सीधे एक लाइन में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार की जेब भरती है व्यापार व वाणिज्य कर से, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी से। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? आप यूपी के हो, आप सिपाही के पेपर देने जा रहे हो, तो आपके जानना जरूर, क्या नहीं यूपी के बारे में सही है? तो यहां सबसे अधिक रोजगार कृषि, उसके हथकरघा देता। देखिए बेटा, यहां भी मिसप्रिंट है, लेकिन आप भाव समझिएगा। मैं जो कहना चाह रहा हूं, जो करना चाह रहा हूं, आप उसे समझिएगा। यहां सबसे अधिक रोजगार कृषि से मिलता है। उत्तर प्रदेश में कृषि सबसे ज्यादा रोजगार देती है, उसके बाद हथकरघा देता है। अगर प्रश्न पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नियोजन, सबसे ज्यादा किसमें नियोजित हैं लोग, सबसे ज्यादा रोजगार कहां प्राप्त करते हैं, तो आप कहेंगे खेती में करते हैं, कृषि में करते हैं। उसके बाद कहां मिलता है? हथकरघा में, वस्त्र उद्योग में मिलता है। सही है ये। कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। ये मैनचेस्टर ब्रिटेन में पड़ता है। अब ब्रिटेन में मैनचेस्टर
कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर है। औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो ये औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन के मैनचेस्टर में हुई थी और वह कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का जो कानपुर है यह भी कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। हालांकि चमड़ा उद्योग भी यहाँ उन्नत है और कपड़ा उद्योग उन्नत होने के नाते इसको कानपुर का भारत का सॉरी यहां ध्यान दीजिएगा, मिसप्रिंट है। ये कानपुर को भारत का मैनचेस्टर नहीं, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। बेटा करेक्ट कर लीजिएगा, कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं, भारत का नहीं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। तो मिसप्रिंट को मैं सुधरवा रहा हूं, मिसप्रिंट है, लेकिन आप इसको ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। तो यह भी यहां तो ये गलत हो जा रहा है, लेकिन आप इसको सही मानिएगा, उत्तर प्रदेश यहां मान के चलिएगा। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण नगदी फसल गन्ना है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण फसल है नगदी फसल वो गन्ना है। सबसे ज्यादा हम उसको बेच करके नगदी कमा लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल गन्ना है। जूट मिल खलीलाबाद में, बिल्कुल गलत है। खलीलाबाद में जूट मिल नहीं है, जूट मिल आपके सहजनवा में है, कानपुर में है, सहजनवा में है। तो जूट मिल कहां है? यूपी में, सहजनवा में है, खलीलाबाद में नहीं है। खलीलाबाद के बगल में मगहर है, वहां पे कबीरदास जी का निर्वाण स्थली है, उनकी मृत्यु वहीं पर हुई थी। खलीलाबाद में जूट मिल नहीं है, ये गलत। हालांकि ऑप्शन तो यह भी दिखने में गलत है, लेकिन मैंने कहा ये भारत मत आप लीजिएगा, इसको आप उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर पढ़िएगा और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। और ये जूट मिल खलीलाबाद में नहीं, सहजनवा में है। अब करंट का पोर्शन शुरू होता है और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप भरोसे के साथ पढ़िएगा। करंट के मैक्सिमम प्रश्न में मिलाऊंगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। किसकी 525वीं जयंती पर स्मृति स्वरूप 5 रुपए का डाक टिकट व 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया? ये ध्यान रखिएगा। कौन था जिसकी 525वीं जयंती मनाई गई? उसके 525वीं जयंती पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया और 525 रुपए का सिक्का, स्मृति स्वरूप सिक्का जारी किया गया। तो इसका उत्तर है मीराबाई। एकदम बिल्कुल करेंट है कि मीराबाई के जन्म 525वें जन्म पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया और 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया। मिचोंग तूफान जो हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया, कहां कहर बरसाया? तो ध्यान दीजिएगा, मिचोंग तूफान क्या है? तो मिचोंग पूछा जब मिचोंग क्या है, कहेंगे मिचोंग तूफान है। ये अभी हाल ही में दिसंबर में आया था। कहां आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। कहां तबाही मचाया था? तो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, यहां भारी तबाही मचाया। यहां मैं अगला ऑप्शन डाला हूं तो उत्तर ये सही है, बिल्कुल सही है। ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां पे भारी तबाही मचाया। पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा, आप देख रहे हैं केरल और गोवा ये पश्चिमी तट पर है, ये अरब सागर से लगा हुआ है, तो ये गलत है। यहां देख रहे अगर आंध्र प्रदेश में तबाही तो मचाया था, गोवा पश्चिमी तट पर है, अरब सागर पर, तो ये भी गलत है। यहां आप देख रहे हैं अगर कर्नाटक, केरल, ये पश्चिमी तट पर है, अरब सागर के किनारे हैं। तो चूंकि यह जो तूफान आया था, यह तूफान जो मिचोंग तूफान है, यह बंगाल की खाड़ी में आया था और बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्यों के तटीय क्षेत्रों में यह तबाही मचाई थी। और उसका उत्तर यह है कि ये तटीय क्षेत्र वाले प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने हाल ही में किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया? मेरे बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, ये सारे प्रश्न मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। यूपीपी में पूछा जा सकता है, अगर यूपीपी में नहीं पूछेगा तो उत्तर प्रदेश के किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछेगा। वो यूनेस्को ने हाल ही में किस नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो इसका उत्तर है गरबा। अब यहां देखिए हर ऑप्शन में मैं आपको कुछ न कुछ मैसेज दिया हूं। ये गरबा नृत्य कहां का है? गुजरात का है। किस नृत्य को यूनेस्को ने
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो यह सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है गरबा को। और गरबा कहां का नृत्य? गुजरात का। तो उत्तर यही है, गरबा को घोषित किया है। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी को नहीं, लेकिन मेरे बच्चों जो आपका कुचिपुड़ी नृत्य है यह आंध्र प्रदेश का है। यह सही है। उत्तर तो यहां सही नहीं है, कुचिपुड़ी को तो नहीं घोषित किया है, लेकिन यह सही है कि यह नृत्य कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। बहुत पूछता है तमिलनाडु के भरतनाट्यम को, नहीं, तमिलनाडु के भरतनाट्यम को नहीं, लेकिन यह सही है कि भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु का है। केरल का कथकली यह भी नहीं, लेकिन यह सही है कि केरल जो कथकली नृत्य है वो केरल का ही है। यहां उत्तर है, सांस्कृतिक विरासत का मामला है तो सांस्कृतिक विरासत गरबा को घोषित किया है यूनेस्को ने। अगला है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? देखिए, भारत में अक्सर इस बात की चर्चाएं होती रहती हैं, लोग दो खेमे में बढ़ जाते हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता लाई जा कि न लाई जा। आपको बता दूं 95% जीवन में समान नागरिक संहिता लागू है। आईपीसी सीआरपीसी में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन कुछ मामले हैं, उत्तराधिकार के मामले, कुछ और मामले जहां पर समान नागरिक संहिता नहीं लागू है। लेकिन उत्तराखंड यह पहल कर दिया है, भारत का यह पहला राज्य उत्तराखंड जिसने अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि थे। अभी जो 26 जनवरी बीती है, 5 दिन 4 दिन हुआ, और इस मौके पर हमारे मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। तो ये इमैनुअल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल, यही हमारे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट थे, बाकी ये कोई नहीं था। तो इसका उत्तर है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल। किस हवाई अड्डे को केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल तैयार कर लीजिए कि सूरत, गुजरात का जो सूरत हवाई अड्डा है, सूरत को वस्त्र की नगरी भी कहा जाता है, वस्त्र उद्योग के लिए सूरत काफी जाना जाता है, हीरे का भी कारोबार वहां जबरदस्त होता है, और इसी सूरत को केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। किस विध्वंसक पोत को दिसंबर 2023 में नौसेना में सम्मिलित किया गया? बच्चों, ये है आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल को ही नौसेना में सम्मिलित किया गया है, आईएनएस इम्फाल को। आईएनएस विक्रांत यह भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है। आईएनएस विक्रांत भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है, और आईएनएस विराट यह भारत का पहला युद्धपोत है। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला युद्धपोत क्या है, युद्धपोत माने वो बड़ी बड़ी समुद्र में चलने वाली बड़ी बड़ी जहाजें, नौकाएं, जिस पर जेट फाइटर, ब्रह्मोस मिसाइलें आदि वहां से दागी जाती हैं। तो आईएनएस जो विराट है यह भारत का पहला युद्धपोत है, आईएनएस विक्रांत यह भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत है, और आईएनएस इम्फाल इसे हाल ही में नौसेना में सम्मिलित किया गया। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां मनाया गया? इसका सीधा और सपाट उत्तर है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। यही वो मैदान है, कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और यही कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता महोत्सव मनाया गया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा। 19 साल के बच्चों का क्रिकेट गेम का जो विश्व कप होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होने वाला श्रीलंका में था, लेकिन बदल करके दक्षिण अफ्रीका कर दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहां किया गया? मेरे बच्चों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसका उत्तर दिल्ली है। आज इतना ही। आप मातृभूमि क्लासेज चैनल के साथ आप बने रहिएगा, और मैं लगातार आपको बेहतर से बेहतर प्रयास करके आगे, मैंने बताया बेटा ये तो प्रश्नोत्तरी का क्रम जारी ही रहेगा, आगे मैं शॉर्ट कंटेंट को ला करके उसकी व्याख्या करूंगा, जो कम से कम में आपको बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम देगा। ठीक है, धन्यवाद।